शुभ संध्या मित्रों। आज हम आलोचना का सेकंड पार्ट लेकर उपस्थित हैं। हम भारतेंदु और द्विवेदी युग की आलोचना को देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं शुक्ल युग विशुद्ध आलोचना। अब शुक्ल युग में किसको महत्वपूर्ण माना जाता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि इनके नाम पर ही शुक्ल युग पड़ा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हम सैद्धांतिक आलोचना के रूप में देखते हैं। तो उनका सैद्धांतिक आलोचना क्या है? काव्य में रहस्यवाद। काव्य में रहस्यवाद इनकी बहुत ही प्रसिद्ध आलोचना रचना है। तो इसका समय 1929 है। और इसको निबंध, जो इनकी आलोचना, एक होता है निबंध, एक होती है आलोचना। तो कुछ जो निबंध होते हैं वो आलोचना के रूप में किए जाते हैं, तो उसको आलोचनात्मक निबंध बोलते हैं। तो इनका कौन सा है? काव्य में रहस्यवाद। इसका समय क्या है? 1929। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ हम देखेंगे। जैसे हमने द्विवेदी युग में किसको देखा था? श्याम सुंदर दास को। वैसे ही शुक्ल युग में इनका नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इनको हम देखेंगे और अच्छे से इनके सारे आलोचनात्मक कृति को कंठस्थ करेंगे। पहला इनका क्या है? गोस्वामी तुलसीदास, जिसका समय है 1923। गोस्वामी तुलसीदास 1923। जायसी ग्रंथावली, ये भी बहुत प्रसिद्ध है, 1924। भ्रमर गीत सार 1925। रस मीमांसा 1949। रस मीमांसा 1949। पहले तो हम देखेंगे लगातार है। 23 में गोस्वामी तुलसीदास है, 24 में जायसी ग्रंथावली है, भ्रमर गीत सार 1925 है और रस मीमांसा 1949 है। अब जब यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछते हैं तो सेट करने के लिए देंगे, कई रचनाएं रहेंगी, इसमें से इनको भी उठा लेंगे कि आरोही क्रम में रखिए। तो उसमें हम डेट जब हमको कंठस्थ रहेंगे तभी हम हर रचना को क्रमबद्ध तरीके से रख सकते हैं। अब रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सैद्धांतिक आलोचना है, जिसमें सिद्धांतों का विवरण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विशुद्धों का सामंजस्य, मतलब विशुद्ध विरोधों, मतलब जो विरोधी धाराएं हैं उसमें उन्होंने सामंजस्य का रास्ता निकाला। सामंजस्य मतलब क्या होता है? तालमेल बिठाने का रास्ता निकाला है। इनका सिद्धांत कैसा है? विरोधों का सामंजस्य, मतलब जहाँ विरोधी धारा भी हो उसमें भी ये तारतम्यता बनाते हैं। कौन? शुक्ल जी। आचार्य शुक्ल आनंद की अभिव्यक्ति के आधार पर काव्य के दो विभाग किए। इन्होंने जो जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं उसे हमें आनंद की अभिव्यक्ति होती है, तो इन्होंने क्या कहा? वो दो प्रकार के हो गए हैं, दो भाग में इन्होंने विभाजित किया है। एक आनंद की साधनावस्था या प्रत्यक्ष पक्ष। अच्छा, कोई चीज़ हम देखते हैं तो उसका दो पहलू, एक प्रत्यक्ष होता है, इसका अप्रत्यक्ष होता है। जो प्रत्यक्ष पद है उसमें क्या है? आनंद की साधनावस्था। तो साधनावस्था क्या है? प्रत्यक्ष पक्ष को लेकर चलने वाले हैं। जैसे रामचरितमानस और पद्मावत का उत्तरार्ध भाग, और हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, छत्र प्रकाश इत्यादि। ये इनका प्रबंध काव्य कैसा है? साधनात्मक है। क्या है? आनंद की साधनावस्था। ठीक। फिर आनंद की सिद्धावस्था या उपभोग पक्ष। आनंद की सिद्धावस्था या उपभोग पक्ष को लेकर चलने वाले जैसे सुरसागर, कृष्ण भक्त कवियों की पदावली, बिहारी सतसही, रीत काल के कवियों की फुटकर, सिंगारी पद, रास पंचाध्यायी। अच्छा, फिर इन्होंने कुछ रचनाओं का अनुवाद भी किया है। जैसे कल्पना का आनंद, ये जो है ऐसे यानी इमेजिनेशन, ये एडिशन का है। और साहित्य लिटरेचर, ये जॉन हेनरी न्यूमैन का है। फिर इन्होंने क्या लिखा? आदर्श जीवन, प्लेन लिविंग, हाई थिंकिंग, ये जॉन हेनरी न्यूमैन। अब ये दो हम देखेंगे, लिटरेचर और प्लेन लिविंग, हाई थिंकिंग, ये किसका है? जॉन हेनरी न्यूमैन का। विश्व प्रपंच, रीडर ऑफ द यूनिवर्स, ये हैकल का है। अब इनका हम देख चुके हैं, किसका? शुक्ल जी का। तो हमें क्या इसमें देखना है? वो कैसे आलोचक हैं? तो वो सैद्धांतिक आलोचक हैं। और उन्होंने काव्य में रहस्यवाद 1929 में निबंध लिखा। और फिर उनकी जो आलोचनात्मक कृतियाँ हैं, गोस्वामी तुलसीदास 23 की हो गई, जैसी ग्रंथावली 24 की हो गई, भ्रमर गीत सार 25 का हो गया, रस मीमांसा 49 का हो गया। और इन्होंने आलोचना के क्षेत्र में क्या किया है? वृद्धों में सामंजस्य का सिद्धांत परिवर्तन किया है। और फिर इन्होंने जो आनंद की अभिव्यक्ति के आधार पर इन्होंने काव्य के दो विभाग किए, एक आनंद की साधनावस्था,
या प्रत्यक्ष पक्ष, या दूसरा देखेंगे आनंद की सिद्धावस्था या उपभोग पक्ष। फिर इन्होंने कुल कुछ अनुवाद भी किए हैं, तो हम देख सकते हैं एडिशन की कृति पर, जॉन हेनरी न्यूमैन पर और हैकल के। तो इस तरीके से हम जितनी बार चीज़ों को पढ़ेंगे उतना हमें समझ में आएगा। 1000 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक एक बुक को 1000 बार पढ़ो। देखिए तथ्य सब में एक ही रहेंगे, लगभग एक ही रहेंगे, कुछ आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन रचनाएं एक ही रहेंगी, मूल भाव एक ही रहेगा। इसलिए हम एक बुक को 1000 बार पढ़ेंगे ताकि हमारे माइंड में चीज़ें सेट हो जाए कि हाँ ऐसे ऐसे जो है आदिकाल है, ऐसे इस तरह भक्ति काल है, ऐसे ऐसे कवियों का क्रम है और सबकी विचारधारा क्या है, वो किन किन दृष्टि को अपनाए हुए हैं, किस किस विचारधारा को लेकर चले हुए हैं, ऐसे किस सन में और किस कवियों का प्रथम है, फिर कैसे क्रमबद्ध रीत काल है, फिर कैसे भारतेंदु युग का विकास हुआ, फिर द्विवेदी युग कैसे हुआ, और छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता, हर चीज़ को क्रमबद्ध तरीके से दिमाग में बैठाने के लिए हमें एक ही बुक को 1000 बार पढ़ना होगा। तभी चीज़ें हमारे दिमाग में एकदम सेट हो जाएंगी और कहीं से भी क्वेश्चन परीक्षा विभाग में आएगा, हम बैठेंगे कहीं से भी क्वेश्चन रहेंगे, हमारा दिमाग तुरंत क्लिक कर जाएगा, हाँ इसकी ये आंसर होंगे। ये रचना इस राइटर की है, ये रचना इस लेखक की है और इस रचना का मूल भाव ये था, मैंने पढ़ा था। और आप जब एक बुक को 1000 बार पढ़ोगे, सुनिए सबकी, हर राइटर को सुनिए, हर बुक को देखिए, एनालिसिस करिए, लेकिन आपका एक नोट्स या एक बुक एक ही होना चाहिए। तब आप जब वहाँ बैठेंगे तो आप लगेगा कि मेरे सामने वो बुक या हमारे नोट्स एकदम खुल गई है और वो पन्ना बस हम आप पलटना शुरू करेंगे, सारे क्वेश्चन आप ऐसे हल करते जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोई भी क्वेश्चन का लेवल बहुत हार्ड था। अच्छा देखिए, हार्ड लोग कहते हैं पेपर बहुत हार्ड था, कोई कहता पेपर बहुत इजी था। हार्ड और इजी का पैमाना क्या होता हम नहीं समझ पाते हैं। जब हम चीज़ें सब कुछ पढ़े रहेंगे तो हार्ड हमारे लिए क्यों रहेगा, हमारे पढ़ने के ऊपर है। जब हम सारा सिलेबस कवर किए रहेंगे तो वो चीज़ें हमें आसान लगेंगी और हार्ड और कठिन कुछ नहीं होता है, हार्ड कठिन कुछ भी नहीं होता। जब हम सब चीज़ें पढ़े रहेंगे, जब हमको आता रहेगा तो हमारे लिए चीज़ें आसान हैं। बस हमें सतत प्रयास करना चाहिए और अपने सिलेबस को कंप्लीट करते रहना चाहिए। सिलेबस उठाइए, जिस भी एग्ज़ाम चाहे टीजीटी हो, सिलेबस देखते हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ना है, तो हमारे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और हमें आज कल पर कभी कोई भी नहीं टालना है। आज हम 2 राइटर को देख रहे हैं या 4 पेज पढ़ें तो कल भी 4 पेज ही पढ़ें। ये नहीं कि हमने एक दिन 10 पेज पढ़ लिया, 4 दिन गैप कर दिया, ऐसे पढ़ाई नहीं होती। आप एक दिन अगर 4 पेज पढ़ें, दूसरे दिन भी 4 पढ़ने की कोशिश करिए। ना 4 पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम 2 तो अवश्य ही पढ़िए, लेकिन गैप कतई नहीं। गैप तो स्टडी में होनी ही नहीं चाहिए। और आज हमें लगता है कि हमारा गैप हो जाएगा क्योंकि जॉब पाने के बाद ये लगता है कि इतना आदमी डिवोटेड नहीं हो पाता है। इसलिए हम सोचते हैं कि हम कुछ वीडियो बनाएंगे, जो हमारे जो जैसे हम थे कंप्यूटर वैसे बहुत बच्चे होंगे, तो इसी बहाने हम भी थोड़ा पढ़ लेंगे। अगर हमको ये दिमाग में नहीं रखेगा कि हम वीडियो बना रहे हैं तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, तो हमारा गैप हो जाएगा। गैप हो जाएगा तो हम 0 पर आ जाएंगे, जैसे हम 3 साल पहले थे। तो फिर परीक्षा बीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं, सतत प्रयास कर रहे हैं और आपसे भी उम्मीद करते हैं जो भी वीडियो देखें और डेली पढ़ें, कुछ ना कुछ डेली गेन करते रहें और थोड़े थोड़े से सागर भर जाता है। बूंद बूंद पढ़ते जाइए, बूंद बूंद एक पेज पढ़िए तो भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद को देखेंगे। काव्य और कला तथा अन्य निबंध में कुछ आलोचनात्मक निबंध लिखे हुए हैं। ये इनका एक संग्रह टाइप का है, काव्य और कला तथा अन्य निबंध है। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। कैसी अनुभूति है? संकल्पनात्मक अनुभूति है। आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उनके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है। काव्य में संकल्पनात्मक अनुभूति कही जा सकती है। पंत प्रथम छायावादी कवि हैं जिन्होंने छायावाद कविता के बचाव में आलोचना लिखी। ये जो है प्रथम कवि हैं जिन्होंने
ये जो सुमित्रानंद पंत हैं प्रथम छायावादी कवि हैं जिन्होंने छायावादी कविता के बचाव में आलोचना लिखी। सुमित्रानंद पंत के पल्लों के प्रवेश को छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है। पंत के अनुसार कविता में परिपूर्ण क्षणों की वाणी। अब इनका देखना होगा, जैसे संकल्पनात्मक अनुभूति प्रसाद ने कही है, वैसे इनका कथन क्या है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। अब बीड़ा, जैसे इनकी रचना बीड़ा है ना पंत की, तो वैसे आपको वाणी ऐसे याद कर लीजिए कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, तो नहीं भूलेगा। पंत की आलोचनात्मक गद्य पद, इनका देखिए क्या है, गद्य पद 53 है, शिल्प और दर्शन 61, छायावाद पुनर्मूल्यांकन 65। ये पंत की रचना है। गद्य पद 53, गद्य पद क्या हो गई 53, शिल्प और दर्शन 61, छायावाद पुनर्मूल्यांकन 1965। अब सुमित्रानंद पंत को देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्या कहते हैं, कविता परिवेश की पुकार है। कविता क्या है, परिवेश की पुकार है। अब इनका आलोचनात्मक कृति क्या है, रविंद्र कविता कानन, रविंद्र कविता कानन, ठीक। और पंत और पल्लो 1928 प्रबंध पद, इनकी दो ही फेमस हम देख सकते हैं, रविंद्र कविता कानन पूछी जाती है, पंत और पल्लो 1928, ठीक। अब शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुवर्ती अन्य आलोचक निम्न है। कृष्ण शंकर शुक्ल का केशव की काव्य कला, ये फेमस है। कवियों रत्नाकर, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, काव्यांग कौमुदी, बिहारी की वाग्य विभूति, और ये इनका क्या, बिहारी वांग्मय विमर्श, गोसाई तुलसीदास, हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास, और रामकृष्ण शुक्ल प्रसाद की नाट्य कला, ब्रज रत्न दास, हिंदी नाट्य साहित्य, राम कुमार वर्मा कबीर का रहस्यवादी, ये फेमस है, इसको तो हमें कंठस्थ ही करना पड़ेगा, ठीक। और फिर जनार्दन मिश्र विद्यापति, कृष्णानंद गुप्त प्रसाद जी के दो नाटक, अघोरी गंगा प्रसाद, पद्माकर की काव्य साधना, भुवनेश्वर नाथ मीरा की प्रेम साधना, गिरिजा दत्त शुक्ल महाकवि हरिऔध, गुप्त जी की काव्य धारा, और रामनाथ सुमन प्रसाद की काव्य कला। अब शुक्ल युग के कुछ महत्वपूर्ण शास्त्रीय आलोचक अब देखते हैं। जगन्नाथ प्रसाद भानु, रस रत्नाकर, अलंकार दर्पण, गुलाब राय का बहुत फेमस है। नवरस सिद्धांत और अध्ययन 1946 का है। काव्य के रूप 47। नवरस बहुत ही फेमस, हर परीक्षा में आपको मिल जाएगी, पूछे गए होंगे, चाहे जिस भी सन में कहीं न कहीं इनको पूछा ही गया है। नवरस किसका है, गुलाब में हम ऐसे याद कर सकते हैं, जो गुलाब का फूल होता है उसमें नवरस होते हैं क्योंकि कई कलर में आते हैं, तो उसकी महक अद्भुत होती है। उसमें कैसे होते हैं, उसमें नवरस होते हैं, इसलिए उसकी सुगंध कुछ अलग ही होती है गुलाब। और फिर जब गुलाब के सुगंध अच्छी होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका और भी सिद्धांत और अध्ययन देखते हैं कि और भी खुशबू आ सकती है क्या, तो गुलाब राय नवरस सिद्धांत और अध्ययन 46 में हो गया, और काव्य के रूप 47। रमा शंकर शुक्ल रसाल, अलंकार पीयूष, नाट्य दर्पण, आलोचना दर्श। किशोरीदास वाजपेयी, रस और अलंकार। कन्हैयालाल गुप्त, चरित्र चित्रण। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी भी फेमस है। विश्व साहित्य इनका देख सकते हैं, और विश्व साहित्य विमर्श भी देख सकते हैं। ये दोनों ही हमें लगता है फेमस ही है। ये सेठ गोविंद दास, नाट्यकला मीमांसा। शुक्ल युग में इधर है पुरुषोत्तम लाल, आदर्श और यथार्थ, और विनोद शंकर व्यास, कहानी कला। लक्ष्मी नारायण सुधांशु, काव्य व्यंजना। ये तो हमें लगता है 19 में ही पूछा गया है यूजीसी नेट में। काव्य व्यंजनावाद 1936। जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत 42। इसको तो हमें कंठस्थ करना है, काव्य में व्यंजनावाद। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, साहित्य शास्त्र 1955, साहित्य समालोचना 1938। साहित्य शास्त्र 1955 में है, और समालोचना क्या है 1938। ये साहित्य शास्त्र इनका फेमस है, ठीक। अब अगले पार्ट को हम कल लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।